70%। क्लास में कोई एक स्टूडेंट भी नहीं निकला था। इसमें 4 क्वेश्चन थे। एक एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम रटा लिखना था आपको, एक ट्रिपल ए मॉडल का क्वेश्चन था, एक टक्कर मॉडल का क्वेश्चन था और एक 10 नंबर का स्वॉट का क्वेश्चन था, जिससे 15 पॉइंट तो हम क्लास में आइडेंटिफाई कर चुके थे। बहुत औखा ऐसा ना। 70% पे एक स्टूडेंट भी नहीं आया। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50% पे सिर्फ पास कर सके। तो अपने आप को ICAP पेपर में फेल ही कंसीडर करें। इस टेस्ट में चलो पास हो गए 50% पे, लेकिन ICAP पेपर असेसमेंट ये कह रही है कि पूरी क्लास में कोई एक स्टूडेंट भी पास अभी तक नहीं कर रहा या रही। बहुत औखा टेस्ट था ये, बहुत ही औखा टेस्ट था। ऐसा था असेसमेंट 1 बहुत औखा टेस्ट था। पेस्टल नहीं, स्वॉट का एक क्वेश्चन, ट्रिपल ए का एक क्वेश्चन, टक्कर का एक क्वेश्चन और एक EIS सीधा सीधा रटा आपको 6 नंबर के लिए लिखना था। आउट ऑफ 31 70% एक स्टूडेंट भी मार्क्स अचीव नहीं कर सका। हालात बहुत बुरे हैं क्लास के। क्यों? समझ से बाहर है। ये जिन्होंने टेस्ट दिया था, मेरी तो हिम्मत नहीं है कि आप लोगों को वापस करूं। आप प्लीज़ DA रूम से कलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी। मेरा नहीं ख्याल किसी को ज़रूरत पड़ेगी वापस लेने की भी। क्या ख्याल है कि वापस लेके देखना होगा हमने क्या मिस्टेक की है? चलो देख लीजिएगा। वैसे हम क्लास में डिस्कस तो कर चुके थे, तो शायद औकात तो आपको वहीं से पता चल गई होगी। अगर फिर भी कोई एम्बिगुटी हो दिमाग के अंदर कि मैं बड़ी तोप चीज़ हूँ, मैंने तो ठीक किया था, इसने शायद चेकिंग नहीं ठीक की होगी, तो लेके देख लीजिएगा प्लीज़ जी। अभी तक जो हमने चीज़ें कवर की, क्वेश्चन 58 तक हमने किया, 59 तक हमने कर लिया। आज लेक्चर नंबर क्या हमारा 44। पढ़ रहे थे हम कैप 6, नाम हमने रखा मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। और फाइनेंशियल एनालिसिस में हम वैक बातें किए जा रही हैं अभी तक। उसी के अंदर ही हम फिर रहे हैं। कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करनी है, कभी KE कैसे कैलकुलेट करनी है, कभी कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करनी है, कभी KD कैसे कैलकुलेट करना है। डेटा हमारे पास इस तरह का हो तो ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है, इस तरह का हो तो ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। वही चीज़ें अभी तक हम कवर किए जा रहे हैं। ऐसा वैक के अंदर ही हम फिर रहे हैं। उसकी 4 कंपोनेंट हैं, उन्हीं चारों कंपोनेंट में ही हम फिर रहे हैं अभी तक। डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं। कल हमने एक नई स्टोरी स्टार्ट कर दी कि मार्केट वैल्यू जो है वो तो हमने कहा था जी कैलकुलेट होती है कैसे। कांस्टेंट डिविडेंड है तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE, और अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D इंटू 1 + G डिवाइडेड बाई KE - G। ऐसी था। तो कल हमने क्या किया, इन फार्मूलाज को थोड़ा खोलने की कोशिश की कि फार्मूलाज बने कैसे। और हमने बात की कि किसी चीज़ की मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। और शेयर की मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। दिस मीन हमने क्या करना है, जो फ्यूचर डिविडेंड्स हैं उनको डिस्काउंट करना है रेट पे। रेट कौन सा है, KE मीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये रेट होता है ना परसेंटेज में, जो हमने कमा के शेयर होल्डर को देना है। हाँ, जैसे शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रिटर्न है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड मीन हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है, तो फ्यूचर डिविडेंड्स को डिस्काउंट करना है हमने किस चीज़ के ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। ठीक हो गया। और ये जो फार्मूला हम यूज करते थे MV = D/KE, इसमें MV मीन P0 करंट ईयर की हम क्या कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू या प्राइस पर शेयर जो है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो D हम कौन सा लेते हैं इसमें, ईयर 1 वाला। इसमें D कौन सा लेता है, ईयर 1 वाला। क्या ख्याल है, इसमें ईयर 1 वाला D लेते हैं। इसमें D इंटू 1 + G जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली 1 + G करने से वो क्या हो जाता है, ईयर 1 वाला डिविडेंड होता है। इसको भी यही कहेंगे, P0 = D1 डिवाइडेड बाय KE - G। ऐसे लिख दो, D इंटू 1 + G या D1 लिख दो, बात तो एक ही है। मीन ग्रो हो के ईयर 1 वाला डिविडेंड क्या होगा,
ग्रोथ रेट है 4%, करंट डिविडेंड है सपोज 100, तो ग्रो हो के ईयर 1 वाला डिविडेंड क्या होगा 104। ऐसे भी 104 ही आएगा और ऐसे भी 104 ही लिखा जाएगा। ये बात समझ आती है? मीन हम करंट ईयर की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए शेयर की डिविडेंड लेते हैं, लेकिन कौन सा, नेक्स्ट ईयर वाला डिविडेंड। और मार्केट वैल्यू इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। मार्केट वैल्यू किसके इक्वल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। मीन हमने पी नॉट अगर आइडेंटिफाई करना है तो फ्यूचर डिविडेंड की हमने क्या करनी है, डिस्काउंटेड करनी है। कैसे, रेट पे, रेट है सपोज 12%, 1.12 की डिस्काउंटिंग करेंगे, प्लस क्या होगा D2 डिवाइडेड बाय KE रेज टू पावर 2, प्लस क्या होगा D3 डिवाइडेड बाय KE रेज टू पावर 3, प्लस क्या होगा D4 डिवाइडेड बाय KE रेज टू पावर 4। अगर ईयर मेंशन है कि इतने ईयर्स तक ये डिविडेंड मिलने हैं, सपोज 4 साल तक ये डिविडेंड मिलने हैं, तो इस तरह से मार्केट वैल्यू निकल आएगी। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें ईयर मेंशन नहीं होते थे। दिस मीन ताहयात ये डिविडेंड मिलना है। कांस्टेंट डिविडेंड का मतलब क्या था, ताहयात ये डिविडेंड मिलना है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। और जब एक चीज ताहयात इन्फिनिटी तक मिलनी है तो ये क्या बन गई, परपेचुटी बन गई। क्या कह रहा है कि सेम डिविडेंड आपको मिलना है ताहयात। क्या कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका एंटी ले लेंगे, 1 माइनस 1 प्लस KE रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। क्या कह रहा है, ऐसी डिवाइडेड बाय KE, और जिसकी पावर इन्फिनिटी हो वो इक्वल टू 0 होता है। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 ओवर KE। तो क्या बन गया पीछे हमारे पास, D ओवर KE। ये यहां से निकला था। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। क्या कह रहा, ये जो D ओवर KE निकला है ये कहां से निकला है, यहां से निकला है। अगर ईयर मेंशन नहीं है कि ताहयात ये मिलना है तो फिर सिंपल यही फार्मूला यूज कर लेंगे। क्यों, उसकी डिस्काउंटिंग करते जाएंगे ताहयात ताहयात ताहयात, तो फिर भी आंसर वही आएगा जो इसके थ्रू आ जाना है। कैसे, ऐसे। अगर ईयर मेंशन है कितने सालों तक ये डिविडेंड मिलना है तो फिर हम क्या करेंगे, उतने सालों तक ही क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ईयर मेंशन नहीं है, दिस मीन इन्फिनिटी, ताहयात मिलना है तो इन्फिनिटी है, तो वो ताहयात डिस्काउंटिंग करने की बजाय क्या करो, सिंपल D ओवर KE कर लो, क्यों से भी आंसर वही आना है जो इससे आना है। ये बात समझ आती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड ये कैसे है। हाँ, इसको भी देखें तो ये भी क्या होगा, P नॉट इज इक्वल टू D कौन सा, 1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, KE को डिस्काउंटिंग करनी है 1 से, प्लस D2 डिवाइडेड बाय KE डिस्काउंटिंग 2 माइनस G, प्लस D2 KE डिस्काउंटिंग 3 माइनस G, सो ऑन कहाँ तक, ताहयात। तो वहां से भी सिंपली जब आप परपेचुअली लगाओगे तो क्या बचेगा, D1 ओवर KE माइनस G। हाँ, अगर ईयर मेंशन हो कि इतने सालों तक ये डिविडेंड मिलेंगे इस ग्रोथ रेट से, सपोज 4 सालों तक मिलेंगे इस ग्रोथ रेट से, तो फिर हम क्या करेंगे, 4 सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन लास्ट वाला अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उस क्वेश्चन में अब आप ज़रा वापस आएँ तो उसने कहा 2 साल तक डिविडेंड ग्रो होंगे 3% से, उसके बाद 5% से, कब तक, ताहयात। तो वो ताहयात हमने निकाल लिया, लेकिन वो क्या था, मार्केट वैल्यू ऑफ ईयर 2। क्या कह रहा है, तो 1 और 2 की आपने क्या कर ली थी, डिस्काउंटिंग कर ली थी 3% ग्रोथ रेट पे, और आगे आपने क्या ले लिया, परपेचुटी ले लिया। तो आपने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, तो आपके पास ईयर 0 की मार्केट वैल्यू आ गई। हाँ, अब वो समझ आता है कल वाला लास्ट क्वेश्चन। तो ईयर 1 2 आपने क्यों लिया, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड है। तो अगर अब ईयर 0 की आपने निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड लेनी है, तो ईयर 1 की भी प्रेजेंट वैल्यू ले ली, ईयर 2 की भी ले ली, और उसके बाद क्या है, आगे परपेचुटी है तो साथ परपेचुटी ले लिया आपने। अब देखो ईयर 2 में आपने डिविडेंड कौन सा लेना है, 3 वाला। ईयर 2 में डिविडेंड कौन सा लेना है, 3 वाला। तो वो जो आपने परपेचुटी ली वो ईयर 2 की ली, लेकिन डिविडेंड कौन सा लिया, 3 वाला। क्या कह रहा है, वो जो ईयर 3 वाला डिविडेंड था उसके थ्रू आपके पास मार्केट वैल्यू एक आई, वो कौन सी मार्केट वैल्यू आई, ईयर 2 की आई। क्या कह रहा है, ईयर 0 की, पहले आपने ईयर 0 वाली की जो है वो डिस्काउंटिंग की, फिर ईयर 1 वाले की डिस्काउंटिंग की। क्यों, ईयर 1 वाला जो डिविडेंड है वो बेसिकली है क्या, मार्केट वैल्यू ईयर 0 की।
ईयर 2 वाला जो डिविडेंड है वो बेसिकली मार्केट वैल्यू है किसकी, ईयर 1 की। तो ईयर 2 से ऑनवर्ड क्या है आपके पास, परपेचुटी। तो आपने ठीक है 3 वैल्यू ऐड की कल वाले लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 59 में। वो जो पहली वैल्यू है वो किसकी है, ईयर 0 की, क्यों, उसमें डिविडेंड 1 लिया हुआ है आपने। दूसरी वैल्यू जो है वो किसकी है, ईयर 1 की, उसमें आपने डिविडेंड ईयर 2 का लिया हुआ है। और जो तीसरी वैल्यू है वो किसकी है, ईयर 2 की, में डिविडेंड आपने ईयर 3 का लिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। क्लियर होता है वो क्वेश्चन कल वाला। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 फिर आप खुद से सॉल्व करते हैं मुझे। क्वेश्चन 60 आप खुद से कर दें प्लीज मुझे। किसी के पास क्वेश्चन ना हो तो मुझसे ले सकता है। इस मीन ये लोग कल क्लास में नहीं थे, मतलब ये निकला इन लोगों को 3 छुट्टियां इनफ नहीं होती, चौथे दिन मुंह उठा के आ जाते हैं ये क्लास में और चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही होती। फिर कसूर किसका है, टीचर का कसूर है। कसूर एंड पे किसका बनेगा, टीचर का। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि एक क्लास छोड़ने का मतलब है 5 से 15 नंबर का पेपर छोड़ना। ट्राई करना हो तो करके देख लो, लेकिन ये हकीकत आपको बता रहा हूं। एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है तो आगे आने वाली हो सकता है 10 क्लासेस उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही हैं, और अगर वही कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो आगे आने वाली 10 क्लासों में बैठ के आप क्या कर लोगे। अब कल वाला 59 क्वेश्चन मैंने करवा के ये कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करवाया है तो समझ आ गया। अब जिन्होंने कल वाला क्वेश्चन देखा ही नहीं, वो मेरी शक्ल देख रहे हैं क्या बातें कर रहा है। ये क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है, पियर्स लिमिटेड जस्ट पेड डिविडेंड ऑफ ₹24 पर शेयर फॉर द ईयर 2018। 2018 का डिविडेंड है हमारे पास 24 एंड हैज फोरकास्टेड ग्रोथ रेट्स ऑफ डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स एज फॉलोज। 2019 से 2021 तक 4% ग्रोथ है, 2022 में 2% ग्रोथ है, 23 और 24 में 7% ग्रोथ है, और 25 एंड ऑनवर्ड ताहयात 6% ग्रोथ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 20%। कंप्यूट शेयर प्राइस एज ऑफ एंड ऑफ 2018। 2018 की आपको शेयर प्राइस निकालनी है। तो चले गए हम कहाँ पे, ईयर्स में। क्या है हमारे पास, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 एंड ऑनवर्ड। ठीक हो गया। अब अगर हम डिविडेंड देखें, 2019 का डिविडेंड कैसे निकालेंगे। 2019 में ग्रोथ कितनी है, 4%। तो डिविडेंड 2018 का है कितना, 24 इंटू 1.04। 2019 का डिविडेंड आ गया कितना, 2096। 2020 का कैसे निकालेंगे, ग्रोथ रेट इधर भी 4% ही है, 24.96 इंटू 1.04, 25.96। तो 2020 में भी ग्रोथ यही है, 25.96 इंटू 1.04, 26.99। और 2022 में ग्रोथ रेट चेंज हो गया, 2022 में ग्रोथ रेट चेंज हो गया, कितना हो गया, 2% हो गया। तो क्या करेंगे, 25.96 इंटू 1.02, 27.53। और 2023 में ग्रोथ रेट फिर चेंज हो गया, और कितना चेंज हो गया, 7% हो गया। तो क्या करेंगे हम, 27.53 इंटू 1.07, 4.6। और 2024 में भी यही ग्रोथ रेट है, 29.46 इंटू 1.07, 31.52। और 2025 से ऑनवर्ड ग्रोथ रेट क्या हो गया है, 6%।
सो 31.52 इंटू 1.06 41। तो सो ऑन ताहियात यही चलेगा। तो क्या किया, यहाँ पे एक बार लगा ली, यहाँ से आगे ऑनवर्ड क्या है इन्फिनिटी, तो वहाँ पे एक बार लगा दी और यहाँ पे हमने कहा जी कि P नॉट नहीं है इज इक्वल टू 33.41 KE दिया गया कितना 20% और ग्रोथ रेट भी दिया गया है कितना 6%। कितना आया ऊपर? अच्छा 33.41 आता है। अब मुझे जरा प्राइस बता देंगे कितनी बनती है? कितनी 238 ये मार्केट प्राइस है कौन से ईयर की? ये पी कौन सा होगा? अगर ये डिविडेंड ईयर 7 का है क्या कहला है मीन 1 2 3 4 5 6 7 डिविडेंड अगर ईयर 7 का है तो ये प्राइस कौन सी ईयर की होगी? ईयर 6 की। ये 238 आता है ओके। आप पीछे क्या करना है डिस्काउंटिंग करो के ई पे क्या कहला है और इसको भी वहां पे ले जाने के लिए क्या करेंगे डिस्काउंटिंग कर देंगे के ई पे। कैसे डिस्काउंटिंग हमने की थी जी? हमारे पास जो है वो डिस्काउंट फैक्टर क्या लेंगे के ई कितना 20%। तो क्या करेंगे इसको डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 6 और इसको क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 6। कितना आ गया 170 सारा टोटल करके बता रहे हैं मुझे। सो इधर जो भी वैल्यूज आएंगी और इसकी जो वैल्यू आएगी उनको ऐड करेंगे तुम्हारे पास क्या आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ 2018 इज इक्वल टू 1.03। जी what is market value? Present value of future dividends। कि जहाँ पे आगे इन्फिनिटी तक हैं वहाँ पे हम क्या कर लेंगे परपेचुटी अप्लाई कर देंगे और बाकी पीछे जितने भी हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और ईयर 0 की निकालने के लिए D1 लेंगे, ईयर 1 के लिए D2 लेंगे। ये ईयर 0 है, ये ईयर 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए और ये 6 से ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन 61 का आंसर आपको खुद मुझे दे देना चाहिए। क्वेश्चन 61 का आंसर आपको खुद मुझे दे देना चाहिए। ये उतार लो पहले। बात वही है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ही हम निकाल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से आ जाए तो फिर कैसे निकालनी है वो सीख रहे हैं। और प्लीज अब आप लोग सीरियस हो जाओ। 1 दिसंबर 31 जनवरी एग्जैक्ट 2 मंथ्स हैं आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। उस पेपर का जो पेपर आपने इसी अटेम्प्ट में पास करना है। पेपर पढ़ना और पास करना दो डिफरेंट चीजें हैं। पेपर देना और पास करना ये भी दो डिफरेंट चीजें हैं। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपने सिर्फ पढ़ना है या पढ़ने के साथ पास भी करना है। मीन पेपर सिर्फ देना है मार्च में या देने के बाद पास भी करना है। और अगर पास भी करना है तो 31 जनवरी तक आपको वो पेपर का सिलेबस कंप्लीट करना होगा विद कंप्लीट लर्निंग, ताकि फरवरी में अगर 3 पेपर हैं तो बड़ी मुश्किल से 9 दिन मिलेंगे रिवाइज करने के लिए और 9 दिन में एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं होता अगर प्रॉपर्ली किया जाए तो। और रिवीजन के बिना आईकैप का कोई पेपर पास हो जाए ये आपकी भूल है। अगर फरवरी में कुछ नया कर रहे होगे तो पिछला पढ़ा हुआ भी रिवाइज ना होने से सारा तबाह हो गया, पेपर पास नहीं हो सकेगा। इसलिए अभी टाइम है, सोच लो, प्लान कर लो चीज़ों को, डिसाइड कर लो कि कैसे हमने लेके चलना है और अब से ऑनवर्ड प्रायोरिटी सिर्फ स्टडी होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में। ये जो 3 छुट्टियां में मिलना शुरू हो गई हैं, सैटरडे संडे मंडे में 3 दिन जश्न आज़ादी हो गई है, ये प्लीज़ जश्न आज़ादी नहीं है।
ये भूल है आपकी? आपसे ऑनवर्ड एवरी डे शुड बी आ स्टडी डे, चाहे वो संडे है, चाहे वो मंडे है, चाहे वो सैटरडे है, एवरी डे शुड बी आ स्टडी डे, स्टडी प्रायोरिटी। $324.8 आंसर भी आ गया क्वेश्चन 61 का। क्वेश्चन 61 का आंसर आ गया है 324.8, 315.6, ओ माय गॉड, 315.6। शहादतें और चाहिए अब। 335, ओ 324। सो क्या हुआ जी, हमारे पास 30 पर शेयर जो है वो डिविडेंड है 2019 का, और ग्रोथ रेट एज फॉलोज हैं। 2021 में ये ग्रोथ है, 22 to 25 में ये ग्रोथ है, और 26 ऑनवर्ड ये ग्रोथ है। कॉस्ट 13% है, और आपने मार्केट वैल्यू निकालनी है। सो कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? 2020 से? 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, आगे भी बातें हैं? बस रुक जाओ, ओके। डिविडेंड्स 2019 का डिविडेंड कितना है? 30, तो 3% ग्रोथ होके 2020 में पहुंचेगा। सो 30 प्लस 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03 या प्लस 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03, क्या कहला? मल्टीप्लाई बाय 1.03, 03 मीन ग्रोथ रेट, क्या कहला? तो कितना आ गया? 31.9, तो 30.9 जी, 30.9। सो 30.9 इंटू 1.03, 31.83। तो 2022 में 31.83 ग्रो किस रेट से होगा? 7 से, इंटू 1.07, 06। तो 23 में 34.06 ग्रो होगा 1.07 से ही। तो 2024 में 36.44 ग्रो होगा किस रेट से? 7 से ही, 1.07, 38.99। और 2025 में 38.99 किस रेट से ग्रो होगा? 1.07 से ही, 72। तो 2026 में 41.72 ग्रो होगा 2% से, इंटू 1.02, 42.55। और ये बार है, क्यों? इससे आगे क्या है? ताहियात टिल क़यामत। सो यहाँ पे आ गए हम। पी नॉट कि नहीं, पी नॉट नहीं, पी समथिंग इज इक्वल टू 42.55 डिवाइडेड बाई के ई। व्हाट इज के ई? 13%। सो 0.13 माइनस ग्रोथ रेट 0.02। व्हाट इज मार्केट वैल्यू? 326, 386.82, 386.82 सबकी यही निकली है। क्या ख्याल है? सो ये ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो P6 का ये हमारे पास मार्केट वैल्यू है। तो बाकियों की क्या कर दो? डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर दो। कितना? के ई कितना? 13%। सो डिवाइडेड बाय 1.13 रेज टू पावर 1, 1.13 रेज टू पावर 2, 1.13 रेज टू पावर 3, 1.13 रेज टू पावर 4, 1.13 रेज टू पावर 5, 1.13 रेज टू पावर 6, और डिवाइडेड बाय 1.13 रेज टू पावर 6, 324.1 324.1 जी। यहाँ पे कोई डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। 0.8 आ रहा था। 324 पर शेयर, 324 पर शेयर। क्यों? डिविडेंड पर शेयर आपने लिए। चलें आगे, चलें अब एक नई दुनिया स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारा वैक का, और उसके बाद वैक हमारा हो जाएगा ख़त्म। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड? डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू और प्लस जी। ठीक हो गया?
ये फार्मूला कहाँ से निकला? अगर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी इज इक्वल टू के ई माइनस जी है, तो अगर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि क्या बन जाएगा, के ई माइनस जी इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू। ये नीचे वाला ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया, क्या कह रहा है? तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, के ई इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू, और ये यहाँ पे माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा। ये सी फार्मूला निकाला था हमने, ठीक हो गया। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का हमारे पास दो फार्मूले हैं, कांस्टेंट डिविडेंड है तो डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू, कांस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। डी इंटू 1 प्लस जी का मतलब क्या है, D1, ठीक हो गया। और हमने बात की कि अगर कंपनी मोर डेट की तरफ जाती है तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है, और फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होने से शेयर होल्डर का मुंह खुल जाता है। क्या ख्याल है? उनका मुंह खुल जाता है, वो कहते हैं कि अब हमें भी हराम और खिलाओ, तो के ई क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हाई रिस्क की होगी कंपनी, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो गया, इसलिए के ई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है कंपनी कितनी ज्यादा रिस्की है। बहुत ज्यादा रिस्की हो गई है, बहुत ज्यादा रिस्की कैसे होगी कि डेट बहुत ज्यादा हो गया, इक्विटी से मीन गेयरिंग हाई हो गई है, तो सूरत में के ई ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अगर गेयरिंग इतनी ज्यादा हाई नहीं हुई डेट लेने के बावजूद तो के ई इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा, मीन रिस्क के अकॉर्डिंगली के ई चेंज होता है, लेकिन वो कितना चेंज करना है ये एक एस्टिमेट ही हो सकता है। ये कंपनी कितनी ज्यादा रिस्की होगी उतना के ई ज्यादा करना है। अब वो कैसे कैलकुलेट किया जाए कि कितनी ज्यादा हो गई है, कितनी ज्यादा रिस्की हो गई है, तो ये एक तरह का एस्टिमेट होगा कि हमें के ई इतना इंक्रीज करना है। क्यों? कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की होगी, नहीं थोड़ी सी रिस्की हुई है तो थोड़ा सा चेंज करना है, लेकिन कितना, ये क्या है, एक एस्टिमेट। के ई को रिस्क फैक्टर के साथ इनकॉर्पोरेट करते हुए अगर आपने कैलकुलेट करना है तो हमारे पास के ई कैलकुलेट करने का एक और मेथड भी है। के ई विद रिस्क फैक्टर अगर आपने कैलकुलेट करनी है विद रिस्क फैक्टर, तो हमारे पास एक और मेथड भी है जिसे नाम दिया जाता है कैपम का, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एक मॉडर्न टेक्निक है के ई विद रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करने का। कैपिटल एसेट मीन जो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो क्या है, कैपिटल एसेट, उसकी प्राइस मीन उसका रिटर्न कितना रखना है, क्या कहला, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैसे कैलकुलेट होगा के ई इसके थ्रू, कहते हैं के ई इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। के ई इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। What is RF? What is beta? What is RM? RF, risk free return, risk free return, yeah, return of risk free investment, risk free investment, for example government bond, government securities। क्या कह रहा है, गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है वो रिस्क फ्री होते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी बिल्स इशू होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं। क्या ख्याल है, जिसकी एक एग्जांपल PIB पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है। गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से कर्जा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड मीन सिक्योरिटीज इशू करती है, वो क्या होती हैं, रिस्क फ्री। क्यों? गवर्नमेंट कहीं भाग के नहीं जाएगी, वो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो RF क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न या रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड। अब चूंकि रिस्क फ्री है तो इसका रेट कम होगा या बहुत ज्यादा हाई होगा, कम होगा, इवन मार्केट रेट से क्या होगा, कम होगा। क्या कहलाता है, तो RF क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न या रेट ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जो कि मार्केट रेट से क्या होता है, कम होता है। RM क्या है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मीन जो मार्केट में चल रहा है, जो हम डेट में यूज करते थे, ये कूपन रेट है, ये मार्केट रेट है, वो मार्केट रेट क्या है, RM है। क्या ख्याल है, गवर्नमेंट का बॉन्ड का रिटर्न है वो 6%,
RM इससे कम होगा, इससे ज़्यादा होगा? इससे ज़्यादा होगा, क्यों? मार्केट के जो बॉन्ड होते हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होता है तो उनका रेट भी ज़्यादा होगा, सपोज वो 10 या 12% है। ठीक हो गया? तो ये दो चीज़ें आ गई, RF RM, तीसरा RF यही है। ठीक हो गया? अब ये बीच में बीटा क्या है? कहते हैं बीटा क्या है? बीटा इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क। क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? कल डिस्कस करेंगे, क्यों? आज हमारे पास टाइम कम है। अभी आप एक क्वेश्चन नंबर 62 प्लीज मुझे आंसर दे देंगे जल्दी से? क्वेश्चन 62 का जल्दी से आंसर दे देंगे? रिस्क फ्री रेट इज 7% मीन RF 7% एंड करंट मार्केट रेट इज 11% मीन RM 11%. Compute expected rate of return of shareholder of Shahi Limited if it has a beta of 1.2 and Delta Limited having beta of 1.5. दोनों के लिए क्या हो गया? दोनों का बीटा डिफरेंट है, बाकी RF RM तो सेम है। क्या कहला? क्वेश्चन 62 शाही लिमिटेड KE is equal to RF into beta into RM minus RF. So RF सबके लिए सेम है, कितना सेम है? 7% मीन 7 इंटू बीटा शाही का कितना है? 1.2 इंटू RM कितना है? 11 इंटू RF कितना है? 7, तो क्या आ गया? 11.8%। क्या ख्याल है? क्योंकि ये भी परसेंट थी ना बीच में। दूसरी कंपनी कौन सी है? डेल्टा लिमिटेड। तो डेल्टा लिमिटेड के लिए क्या हुआ जी? 7 इंटू बीटा उसका कितना है? 1.5 इंटू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 13%। मल्टीप्लाई है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ये प्लस है, बीटा मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 63, क्वेश्चन 64, क्वेश्चन 65 आप लोगों पे छोड़ दिए मैंने। 63, 64, 65 योर होमवर्क। ये बीटा क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल मीन ग्रोथ कैसे आप निकालते हो डिविडेंड की? DVM डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल मीन डिविडेंड की ग्रोथ कैसे निकालते हो? हिस्टोरी दी हो, हिस्ट्री दी हो या हिस्ट्री ना दी हो तो फिर सुना है आप लोगों का टेस्ट भी है बैक का, ऐसी बात है।